गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको आज फर्स्ट चैप्टर का हिस्ट्री सेवन्थ क्लास का चैप्टर पढ़ा रही हूँ। टॉपिक फिफ्थ चल रहा था क्योंकि फोर्थ तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था आपका। पुराने और नए धर्म। इतिहास जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं इतिहास की जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में बड़े परिवर्तन आए हैं। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल भी व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था के स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इस समुदाय का सामाजिक संचार बदलता गया वैसे वैसे इन आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। जैसे जैसे हमारा समय गुजराना वैसे वैसे हमारी आस्था बदलती गई, तरीका बदलता गया। ये बच्चा परेशान कर रहा है ना, बदतमीज़ कहीं का। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग का महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। सांस्कृतिक ग्रंथों का ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मण का आदर होता था। इसके संरक्षण नए नए शासकों जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षणों के समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा बढ़ता चला गया। चैप्टर नंबर फर्स्ट का है ये। चैप्टर नंबर फर्स्ट का पेज है 12, ठीक है। और टॉपिक फिफ्थ कर रहे हैं हम। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसने ईश्वर की कल्पना ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई थी जिससे तक पुजारियों का विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। यह वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल शताब्दी 7वीं सदी में व्यापारी और आप्रवासियों के जरिए हुआ। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। याद रखना, आप लोग हमेशा याद रहेगा, पूरी लाइफ टाइम रहना चाहिए आप लोगों को। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ही ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इस विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उल्लेमा का संरक्षण देते हैं। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम में अनुयायी भी अपने धर्म को अलग अलग तरीके से व्याख्या करते थे। मुसलमान में कुछ शिया और पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों ने विधि सम्मत नेता मानते थे। यहाँ से थोड़ा सा है कर देती हूँ मैं। मुसलमानों में कुछ शिया पैगंबर साहब थे, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। इस्लाम के आरंभिक दौर में धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, ठीक है। और इस सभी की परंपरा और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनीफ और शफ़ई ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं को भी महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे धर्म सिद्धांतों को रहस्यवादी विचारधारा को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचारधारा, टॉपिक 6 और लास्ट, ठीक है। इतिहासकार केवल समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, यानी कि केवल घंटे, दिन, वर्षों को बिताने के रूप में नहीं देखते थे। उनका नज़रिया यह था कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकता है। यह दिखलाता है कि विचारधारा और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत की समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालखंडों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास के 3 युगों में बांटा था: हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। पहला है हिंदू, दूसरा है मुसलमान और तीसरा है ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचारधारा पर आधारित था कि शासकों के धर्म में ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आते। इस दृष्टिकोण में उपमहाद्वीप की अपार विविधता का उपदेश हो जाती थी, विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत ही कम इतिहासकार की स्वीकृति करते हैं।
स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहास आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करता है। पिछले साल अपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों का विकास कई प्रकार के समावेश था, जैसे शिकारी संग्रह, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहर और गांव के निवासी को प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल जो आप इतिहास पढ़ेंगे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषकों, समाज के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्य के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान कर्मों को रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप में व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये हजार साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 18वीं से 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न था। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव हुआ था। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था। क्या था? मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान हुए कई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ ही नहीं, लेकिन ऐसा हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप में समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे हैं और कई क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसके अपने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे परिवर्तन नहीं हुए। बहुत समृद्धि हुई, बहुत व्यापार हुआ, सब कुछ हुआ। और जो यूरोप की व्यापारी कंपनियां थी, इन्हें अपनी और आकर्षित भी किया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यह सक्रिय ऐतिहासिकता प्रक्रियाओं को ध्यान देते चले और जब भी संभव हो इस पुस्तक में जो आप पढ़ रहे हैं उसकी तुलना अपने पिछले वर्ष हुई पीढ़ी से बात करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं। उसकी तुलना अपने पिछले अध्याय वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर यह भी देखें कि और क्या कुछ बदला है या कैसा बदल रहा है। ये चैप्टर आप लोगों का यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, कुछ समझ आया हो तो वो भी मुझे कमेंट में करके बताना, जो समझ ना आया हो मुझे कमेंट करके बताना। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी किसमें क्या था, विदेशी किसे माना जाता है, 1700 काल के संबंध में अभिलेख मिलते थे या जो भी है, रिक्त स्थान पहले तो आप खुद करने की कोशिश करना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखना। पांडुलिपि का उपयोग इतिहासकारों ने कौन कौन सी समस्या आती थी, सब कुछ। ठीक है, सो बाय बाय। अब सेकेंड चैप्टर में मिलेंगे हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपको आज फर्स्ट चैप्टर का हिस्ट्री 7th क्लास का चैप्टर पढ़ा रही हूँ। टॉपिक 5th चल रहा था क्योंकि 4 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था आपका। पुरानी और नए धर्म। इतिहास जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में बड़े परिवर्तन आए हैं। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल भी व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था के स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इस समुदाय का सामाजिक संचार बदलता गया वैसे वैसे इन आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। जैसे जैसे हमारा समय गुजराना वैसे वैसे हमारी आस्था बदलती गई, तरीका बदलता गया। ये बच्चे परेशान कर रहे हैं ना, बदतमीज कहीं का। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग का महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। सांस्कृतिक ग्रंथों का ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मण का आदर होता था। इसके संरक्षण नए नए शासकों जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षणों के समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा बढ़ता चला गया। चैप्टर नंबर 1 का है ये। चैप्टर नंबर 1 का पेज है 12। ठीक है,
और टॉपिक 5 कर रहे हैं हम। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसने ईश्वर की कल्पना ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई थी जिससे तक पुजारियों का विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। यह वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल शताब्दी 7वीं सदी में व्यापारी और आप्रवासियों के जरिए हुआ। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। याद रखना, आप लोग हमेशा याद रहेगा, पूरी लाइफ टाइम रहना चाहिए आप लोगों को। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ही ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इस विद्वान धर्मशास्त्रियों और नए शास्त्रियों अर्थात उल्लेमा का संरक्षण देते हैं। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम में अनुयायी भी अपने धर्म को अलग अलग तरीके से व्याख्या करते थे। मुसलमान में कुछ शिया और पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों ने विधि सम्मत नेता मानते थे। यहाँ से थोड़ा सा आउटलाइन कर देती हूँ मैं। मुसलमानों में कुछ शिया पैगंबर साहब थे, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। इस्लाम के आरंभिक दौर में धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, ठीक है। और इस सभी की परंपरा और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनीफ और शफ़ई ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं को भी महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे धर्म सिद्धांतों को रहस्यवादी विचारधारा को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचारधारा, टॉपिक 6 और लास्ट, ठीक है। इतिहासकार केवल समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, यानी कि केवल घंटे, दिन, वर्षों को बिताने के रूप में नहीं देखते थे। उनका नज़रिया यह था कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकता है। यह दिखलाता है कि विचारधारा और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत की समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालखंडों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास के 3 युगों में बांटा था: हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। पहला है हिंदू, दूसरा है मुसलमान और तीसरा है ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचारधारा पर आधारित था कि शासकों के धर्म में ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आते। इस दृष्टिकोण में उपमहाद्वीप की अपार विविधता का उपदेश हो जाती थी, विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत ही कम इतिहासकार की स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहास आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करता है। पिछले साल अपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों का विकास कई प्रकार के समावेश था, जैसे शिकारी संग्रह, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहर और गांव के निवासी को प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल जो आप इतिहास पढ़ेंगे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषकों, समाज के विस्तार, क्षेत्रीय और राज्य के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान कर्मों को रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप में व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के ये हजार साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 18वीं से 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न था। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव हुआ था। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था। क्या था? मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान हुए कई परिवर्तन हुए।
परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ ही नहीं, लेकिन ऐसा हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप में समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे हैं और कई क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसके अपने यूरोप की व्यापारी कंपनियों के भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे परिवर्तन नहीं हुए, बहुत समृद्धि हुई, बहुत व्यापार हुआ, सब कुछ हुआ। और जो यूरोप की व्यापारी कंपनियां थी, इन्हें अपनी और आकर्षित भी किया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यह सक्रिय ऐतिहासिकता प्रक्रियाओं को ध्यान देते चले और जब भी संभव हो इस पुस्तक में जो आप पढ़ रहे हैं उसकी तुलना अपने पिछले वर्ष हुई पीढ़ी से बात करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं। उसकी तुलना अपने पिछले अध्याय वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर यह भी देखें कि और क्या कुछ बदला है या क्या कैसा बदल रहा है। ये चैप्टर आप लोगों का यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, कुछ समझ आया हो तो वो भी मुझे कमेंट में करके बताना, जो समझ ना आया हो मुझे कमेंट करके बताना। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी किसमें क्या था, विदेशी किसे माना जाता है, 1700 काल के संबंध में अभिलेख मिलते थे या जो भी है, रिक्त स्थान पहले तो आप खुद करने की कोशिश करना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखना। पांडुलिपि का उपयोग इतिहासकारों ने कौन कौन सी समस्या आती थी, सब कुछ। ठीक है, सो बाय बाय, अब सेकंड चैप्टर में मिलेंगे हम।